ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੇ ਚਾਰ ਮਸਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਧੂ ਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ, ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੇ ਚਾਰ ਮਸਾਲ। ਪੀਸੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਟੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਮੀਓ ਜਾਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, PTC ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ VSS EOBI ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਛੱਡੋ, ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ EOBI ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ EOBI ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਮਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ कि ਇਹਦੇ बारे च की कहोगे? जी बहुत शुक्रिया तारक रोमियो साहब। बात इस तरह से है, मैं सिर्फ हौसला नहीं देता, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना एम्प्लॉय को उस जगह पे ला के खड़ा करता हूँ, वो चीज़ बताता हूँ जहाँ उनका राइट बन रहा होता है। ये मेरी अपनी स्टडी है, ये हर किसी बंदे की अपनी एफ़र्ट होती है कि वो कितनी एफ़र्ट करता है लॉ के अंदर ना। बात ये है, मैंने पिछली दफ़ा भी डिटेल के साथ प्रोग्राम किया था, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल आए। मैं माज़रत चाहता हूँ, इतना अरसा कुछ एक गैप आ गया। मैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के, उनमें मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई था। कुछ और भी मामला इस तरह थे। फिर हमारे पास हम सुबह 9 से लेकर रात 9:30 बजे तक 9 बजे तक ऑफिस में बैठते हैं। हम 12-14 घंटे बैठने वाले बंदे हैं, तो काम करना होता है, मेहनत करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उसमें फल लगाता है इंशाल्लाह। तो बात यह है, एक तो ये प्रॉब्लम आई थी जब मैंने पिछली दफ़ा EOBI का प्रोग्राम किया था, तो सिंध हाई कोर्ट वालों की एक जजमेंट सामने आई थी जिसमें ये था कि जो PTCL के एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने केस किया था सिंध हाई कोर्ट में, तो उनका उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि इनकी जो EOBI की पेंशन है वो नहीं बनती है। तो एक तो ये क्वेश्चन उसमें वो मेरे से पूछ रहे थे, मैंने बहरहाल बता दिया था। मैं आज फिर जो है ना एक दफ़ा इसको क्लियर कर देता हूँ जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही थी। और दूसरी जो कन्फ्यूज़न अभी तारक रोमियो साहब ने बताई है वो ये है कि कुछ एम्प्लॉइज़ मुझे भी बहुत सारे फ़ोन करते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं दिन में नंबर अटेंड भी नहीं करता क्योंकि मेरा कोर्ट का टाइम होता है, तो मजबूरी होती है अपना उस चीज़ को भुगतना जो है ना, चलाना मामलात को। तो जो पहला सवाल है ना, देखें बात ये है कि ये इश्यू जो है ना सुप्रीम कोर्ट तक EOBI ने खुद तय करवाया, ना आपने तय करवाया मुलाजमीन ने, ना मैंने तय करवाया, ना किसी और ने तय कराया। EOBI ने खुद तय करवाया कि 1996 से के बाद जितने भी एम्प्लॉइज़ थे उन पे जो है ना EOBI लगता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सब पे लगता है जो भी 1996 में मुलाजम था या उसके बाद मुलाजम रहा है। ठीक है, अब बात यह है, बुनियादी तौर पे तो सिंध हाई कोर्ट में जाना बनता ही नहीं था। अब कोई समझते नहीं है, एम्प्लॉइज़ जो है ना वो ये समझते हैं अभी अपना TNT में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के इदारे में, और शायद वो दरख्वास्त देंगे या किसी एक आम से वकील को जो है ना करके वो अदालत में चले जाएंगे तो जाते ही उनको जो है ना बेनिफिट मिल जाएंगे। इस तरह नहीं होता भाई। बात ये है, अपने हाथों पे अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी ना मारें। तो उनका सिंध हाई कोर्ट में बनता ही नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने EOBI की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से लेकर ऊपर तक तय कर दिया, तो फिर जो है ना आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएं EOBI के अंदर। EOBI को ये फाइनली ऑर्डर हो गया हुआ है कि ये जनवरी 96 में, यानी कि 96 से जितने मुलाजम वहाँ पर मौजूद थे तमाम की जो है ना कंट्रीब्यूशन जो है ना वो PTCL जमा कराए और उनकी जो पेंशन बनती है एज़ पर लॉ जो है ना वो उनको दी जाए। ये एक तय हो गया। अब इसमें ये तो क्वेश्चन, अब वो वहाँ पे जो जिनको इनके ख़िलाफ़ वो ऑर्डर हुआ है सिंध हाई कोर्ट में कि इनका नहीं बनता है ना, तो ये देखें ये बैड लॉ है। और लॉ ये कहता है कि जो बैड लॉ होता है, जिसको सही तरीके से जो है ना कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, वो उन्हीं के हद तक इम्प्लीमेंट होता है, वो दूसरे के लिए मिसाल नहीं दी जाती। ये सेटल लॉ है।
तो उसकी जो है ना मिसाल दे के ना किसी और को डिप्राइव नहीं किया जा सकता। पहली बात तो मैं बिल्कुल लॉ में क्लियर कर दूं कि वो बैड लॉ उन्हीं की हद तक है जिन्होंने उसको मिस रिप्रेजेंट किया है, जिन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया है, जिन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत को सही बताया नहीं है, तो ये दूसरों पे नहीं लगता है, उनको दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जब वो भी जो जजमेंट है ना बेसिकली जो वहाँ से आई है सिंध हाई कोर्ट से, वो भी ख़त्म हो सकती है, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आगे वो जजमेंट नहीं ठहर सकती। तो एक तो मैंने वो बताना था कि उस जजमेंट का कोई इशू नहीं है। अब दूसरी बात ये जो क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा गया है, अभी बताया गया, तो इसमें यह है कि जो पहले मुलाजम हैं जो TNT में थे या कॉरपोरेशन में भर्ती हुए, तो उनको गवर्नमेंट की पेंशन मिल रही है, वो ये डरते हैं कि अगर हम EOBI की लेंगे तो फिर हमारी पहली वाली ख़त्म हो जाएगी, नॉन स्टैट्यूटरी हो जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है। बात ये है जो 2012 के बाद जितने भी बंदे रिटायर हो रहे हैं ना, उनको आप कम से कम ये देखें, उनको दोनों पेंशन मिल रही हैं, वो भी मिल रही है, वो भी मिल रही है। एक तो आपका राइट ज़ाहिर है जिस तरह उनका है, इसी तरह आपका राइट भी जो है ना उसी तरह है कि तो जब उनको नहीं हो रही तो कट रही, तो फिर कम नहीं मिल रही या उनकी पहली पेंशन नहीं ख़त्म हो रही तो आपकी भी ख़त्म नहीं होगी। फिर ये देखें, इसको जो एक्ट है ना, ये इस एक्ट का नाम देखें अब क्या है ना, इस एक्ट का नाम है ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976। अब ये जो लफ्ज़ है ना बेनिफिट, ये बेनिफिट जहाँ पे लग जाता है ना, उसका मतलब होता है ये बेनिफिट देने के लिए है, ये हक कोई छीनने के लिए नहीं है। तो ये जो एक्ट है ना, ये बेनिफिशरी एक्ट है, ये अपने पास से किसी को कुछ दे तो सकता है, ये किसी का कुछ छीन नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, एक सेक्शन है इसका 47 का F है, सब विद इन ब्रैकेट जो है ना स्मॉल f ना, 47 का विद इन ब्रैकेट स्मॉल f है, वो उसकी मिस इंटरप्रिटेशन हुई है। वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ अपना गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं जिनके स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, ये उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, ये उन पे नहीं लगेगा, ये भी मिस इंटरप्रिटेशन है। देखें बात ये है 47F जो है ना, जिस पे आप कह रहे हैं ना PTCL की मैनेजमेंट क्या इतनी सीधी थी कि वो इस सेक्शन को एलेबोरेट ना करती और बाकी जो है वकील हैं या दोस्त हैं वो बाद में जो है ना वो एलेबोरेट करें, उनको समझ हो। और PTCL जिसकी जान जो है ना शिकंजे के अंदर फंसी हुई थी, वो कैसे हो सकता है। उन्होंने पहला पॉइंट ही ये लिया है, उन्होंने फर्स्ट जो है ना स्टार्ट ही उन्होंने बेसिकली ना इसी से किया है कि 47F के होते हुए हम जो है ना उन पेंशनर को जो TNT में भर्ती हुए, उन पेंशनर को जो कॉरपोरेशन में भर्ती हुए, अब उन दोनों कैटेगरीज को की कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं, उनकी पेंशन दे रही है PTET, तो हम वहाँ भी कंट्रीब्यूशन दें और हम जो है ना EOBI को भी कंट्रीब्यूशन दें, तो हमें कम से कम हमारी एक कंट्रीब्यूशन से जान छुड़ाएं। ये सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है कि ऐसे नहीं हो सकता, ये दोनों ही आपको देने हैं। तो ये तो सेटल हो गया हुआ है। मैं बता रहा था 47F का, उसको भी मिस इंटरप्रेट किया गया है, सही रीड नहीं किया गया। वहाँ पे एम्प्लॉइज़ का नहीं है, वहाँ पे बेसिकली है कि जो बॉडी है, जो इदारा है जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है। एम्प्लॉइज़ के लिए स्टेटस की नहीं है कि एम्प्लॉय जो है ना वो स्टैट्यूटरी हैं या एम्प्लॉइज़ जो हैं वो नॉन स्टैट्यूटरी हैं, यानी कि गवर्नमेंट के रूल वाले एम्प्लॉइज़ हैं या दूसरे रूल वाले। EOBI के अंदर जो है ना एक अदना जो छोटे से छोटा मुलाजम है ना, वहाँ से लेकर एक जो CEO है ना, जो हेड है ना, उस तक कोई तफरीक नहीं है, सबको मिलता है ये EOBI। ये बेनिफिशरी लॉ है, मैंने पहले बताया आपको, ये बेनिफिट लॉ है, तो ये सिर्फ बेनिफिट देते हैं, सबको मिलता है। इसमें कोई ये तफरीक नहीं है कि ये गवर्नमेंट से ट्रांसफर हो गए, गवर्नमेंट वाले रूल लगते हैं, इसमें दूसरे नहीं लगेंगे। यहाँ पे सब बराबर हैं अपना इस कैटेगरी में। तो ये बाकायदा जो है ना इसको एलेबोरेट किया गया और सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये PTCL गलत कहती है, आप जाके ना पैसे जमा कराएं। तो एक तो ये बात ना सेटल हो गई है, तय हो गई है कि EOBI की जो पेंशन है वो उनको जो ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो TNT के हैं चाहे कॉरपोरेशन में, बिला तफरीक जो है ना सबको ये मिलनी है। अब वो ये कन्फ्यूज़न थी बेसिकली। मैं इस्लामाबाद गया था और मैं एक EOBI के बहुत बड़े ऑफिसर से जो वहाँ पे हेड हैं
मैं उनसे मिला था, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं आ रही थी, मुझे पता था एम्प्लॉइज़ परेशानी में आ रहे हैं और सही तरीके से ये इंटरप्रेट नहीं हो रहा, तो उनको भी ये इसी तरह कन्फ्यूज़न थी। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि राणा साहब आप लायर हैं, तो आप ये बताएं कि पीटीसीएल ने उनके पैसे जमा करवा दिए हैं जो बंदे उनके पास हाज़र सर्विस हैं, तो बाकियों की किस तरह बनते हैं। मैंने कहा बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने, बिल्कुल मैं एलेबोरेट करता हूँ। तो मैंने फिर जो है ना, यही तो मेरी ज़िम्मेदारी थी, अपना एक चीज़ को ना एलेबोरेट करना, बताना, यही एक लॉयर की होती है कि वो कितनी डिटेल में जो है ना चीज़ को समझता है ना। तो मैंने कहा आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये सेटल हो गया है कि 1996 में जितने मुलाजमीन थे उनकी जो है ना कंट्रीब्यूशन पीटीसीएल जमा करवाने की पाबंद है। तो मैंने कहा एक तो पहली बात जो इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा आपके लॉ के अंदर है, आप इसको पढ़ें या इसको देखें या मैं पढ़ा देता हूँ आपको, कि 1996 में जब ये एक्ट जो है ना ईओबीआई का लगा है पीटीसीएल पे, उस वक़्त एम्प्लॉयज़ की कोई कंट्रीब्यूशन लॉ में नहीं थी। ये कंट्रीब्यूशन जो है ना, जो एम्प्लॉयज़ का हिस्सा है, जिसके पे सवाल हो रहा है कि वो कहते हैं हमने तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं जमा कराई तो हमें कैसे मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन करते हैं। तो उस वक्त ये सवाल था बेसिकली, मैंने उसे बताया, उनको बताया, मैंने कहा कि बात ये है आपके 96 में 1996 में ये लॉ ही मौजूद नहीं था कि एम्प्लॉय साइड की तरफ से या एम्प्लॉय की तरफ से कोई 1 रुपया भी उसने कंट्रीब्यूशन जमा करानी है। ये 2001 में पहली दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट ने जो है ना वो कहा कि 20 रुपये जो है ना, 20 रुपये महाना एक जो एम्प्लॉई है वो भी देगा। तो मैंने कहा जब वो 96 में ये लॉ अप्लाई हुआ है तो जितने मुलाजमीन थे उनकी तो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई की तरफ से तो बनती ही नहीं थी, वो तो ये पीटीसीएल नहीं देने थे ना, तो उसमें तो कोई कंसर्न नहीं है। अब जिनके पीटीसीएल 96 से लेकर 2001 तक दे रहा था तमाम की तमाम कंट्रीब्यूशन, तो 2001 के बाद पीटीसीएल ने इस लॉ को नहीं माना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इसमें एम्प्लॉई का तो कोई कसूर नहीं है ना, या तो वो ना उनको वो डिसकंटिन्यू कर सकता है जिनके वो कंट्रीब्यूशन दे रहा था या जिनकी कंट्रीब्यूशन उसके ज़िम्मे आयद हो गई है। मैंने एक क्वेश्चन किया तो वो उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने दूसरी बात कही, मैंने कहा देखें अब दूसरी बात कंडीशन ये है कि 1996 में जब ये लॉ लगा है तो लॉ ये कहता है आपका ईओबीआई एक्ट जो है ना कि जिस बंदे की 3 साल सर्विस मैच्योर हो गई थी ना, यानी कि उसकी कंट्रीब्यूशन जो है ना वो इदारे ने ही देनी थी, उस बंदे ने नहीं देनी थी, बंदे का तो कोई उसमें कंसर्न नहीं, उसके वक्त थी ही नहीं बंदे की तरफ से कि एम्प्लॉय की तरफ से ना। तो 3 साल बाद अगर वो बंदा फौत हो जाता है तो उसकी जो बेवा है उसको ताहयात जो है ना वो पेंशन मिलती है ईओबीआई की। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं कि वो जो बेवा जिसका मियाँ अगर फौत हो गया अपना, यानी कि 96 में ये लगा, तो 99 के बाद अगर उसका मियाँ फौत हो गया किसी का, तो उसको ईओबीआई की क्यों नहीं मिलेगी, वजह बता दें मुझे, कोई इसमें कोई प्रोविजन है ऐसी। तो फिर उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, ये भी ठीक है। पहले वाली भी बात ठीक हो गई कि 96 में जितने मुलाजमीन थे तमाम की कंट्रीब्यूशन पीटीसीएल ने जमा करवानी थी और वो पाबंदी है उस पर वो जमा करवाए। तो दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो 3 साल बाद उसका मियाँ किसी का फौत हो जाता है तो फिर जो है ना उसको जो पेंशन जो देनी है, तो ऐसे उसने कहा, वो बड़ी अथॉरिटी है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ऐसा केस जो है ना हमारे सामने लेके आएँ, ये आपका बनता है राइट, तो बिल्कुल हम जो है ना इनको देंगे। अब मैंने तीसरी कंडीशन ये है कि जब 1996 में ये लगा है तो जिसकी उम्र जो है ना वो उस वक्त 40 साल थी या 40 साल से ऊपर थी, तो उसकी तो कंट्रीब्यूशन 15 साल की नहीं बनती है ना, उसने तो 15 साल नहीं देनी है, उसने तो देनी है अपना 7 ईयर। और जिसकी उम्र 45 साल थी उसने देनी है सिर्फ 5 साल। तो जिसने 5 साल या 7 साल कंट्रीब्यूशन देनी है, अब 5 साल वाला जो है 96 में देनी थी, तो उसके तो 2000 में पूरे हो जाते हैं, तो और 2000 तक तो 1 रुपया भी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन थी नहीं, एम्प्लॉय की तरफ से कोई 1 रुपया भी नहीं था, लॉ के अंदर नहीं था ना, पॉसिबल ही नहीं था ना वो देने का पाबंद है। इसी तरह जो दूसरा है अपना जिसकी उम्र 45 साल थी, तो वो उसने भी वो 2002 में आके फाल कर जाता है, तो या 1 में, तो 2002 में जब देखते हैं तो वहाँ पे भी जो है ना उसकी कंट्रीब्यूशन जो कुछ चंद महीनों की बनती होगी 20 रुपये के हिसाब से महीना, वो तो ना होने के बराबर है, तो वो भी पेंशन का एंटाइटल है, चाहे वो जब भी बाद में जो है ना उसने इदारा छोड़ दिया हो, चाहे वो VSS लेके रिटायर हुआ
चाहे वो किसी तरीके से भी हुआ, इसमें तो सब कोई मिलती है, इसमें कोई बेनिफिशियरी ला है, ये बेनिफिट रुकता नहीं है। फिर मैंने ये जब चीज़ें सारी उनको क्लियर की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। अब ये जो मैं बता रहा था कि 47F का मैं बता रहा था जिसके लिए कन्फ्यूज़न है, इसको भी मैंने उनसे क्लियर किया। मैं कहा इसमें ये नहीं है कि कोई मुलाजम जो है ना वो कच्चा मुलाजम है, पक्का मुलाजम है, उस पर एक्ट जो है ना उसके जो रूल्स हैं वो स्टैचुटरी हैं, नॉन स्टैचुटरी हैं। ये इदारे का इशू है कि किसी इदारे पे जो स्टैचुटरी बॉडी नहीं है, जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं काम कर रहा है ना, तो गवर्नमेंट के नहीं अंडर काम कर रहा है तो उसकी कंट्रीब्यूशन देनी है। इसी केस को जो है ना उन्होंने फाइट किया सुप्रीम कोर्ट तक, इसी तक को साबित नहीं कर सके। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना इसी पर जो है ना एक फाइंडिंग दे दी और कह दिया कि वो भी कंट्रीब्यूशन आप देंगे PTET वाली, और ये भी आप देंगे, ये दोनों आप जो है ना इनके पाबंद है। तो ये असल में ना लॉ की वो है। अब बात आ जाती है कि ये लेने कैसे हैं पैसे ना, हैं ये भी बहुत सारे पूछते हैं। अब मुलाजमी ये समझते हैं कि शायद ये गवर्नमेंट अभी भी वो ना TNT में गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, वो दरख्वास्त देंगे तो दरख्वास्त जो है ना उनकी हो जाएगी। तो उनकी बहुत सारी दरख्वास्तें वो दे रहे थे, उनकी दरख्वास्तें वहाँ पर रिजेक्ट हो रही थी। तो मैं गया, मैंने जाके कहा, मैंने कहा सर हमें तो पहले पता ही नहीं था, आज आपने जो है ना डिटेल के साथ बताया है, फिर हमें थोड़ा सा ना है, तो आप इनफरादी जो है ना तौर पे ना पहले केस फाइल करें प्रॉपर तरीके से किसी का ला के, और जिस तरह आपने बताया ये बिल्कुल आपका जो है ना आपके एम्प्लॉइज़ का राइट, ये एम्प्लॉइज़ जो है उनका राइट बनता है, तो फिर हम देंगे, फिर उसके बाद जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इसको लेने के लिए एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस तरह ये दरख्वास्तें जो है ना इस तरह से OBI इतना अच्छा नहीं है, बेशक गवर्नमेंट का अदारा है कि वो फौरी तौर पर जो है ना आपको वो दे दे, लेकिन आपका राइट जो है ना जनवरी 96 से 1/1/96 से ना बन गया हुआ है, तय हो गया हुआ है, सेटल हो गया हुआ है। अब वो बंदा बाद में किसी भी शक्ल में रिटायर होता है, वो VSS के ज़रिए रिटायर हो, उसका तो VSS देगी, कंपनी देगी, डिसमिस करे कंपनी करे, उनके पास जो है ना अपना, या कोई रिटायर करेगी कंपनी करेगी ना वो तो गवर्नमेंट का अदारा है, वो जो है ना EOBI वो गवर्नमेंट का अदारा है, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। आपने सिर्फ उनको जाके ना वो सारी चीज़ें साबित करनी है। जब 60 ईयर आपके पूरे हुए हैं, आपने जाके वो साबित करना है, ये जनाब मेरी ना सुपर एनुएशन एज हो गई है, मैं 60 साल पूरे हो गए हूँ, क्योंकि ये बेनिफिट जो है ना ये 60 साल के बाद जो है ना मिलता है, या किसी का मियाँ फौत हो जाए, या फिर जो अपना औरत है वो काम कर रही हो तो उसको वो फौत हो जाती है, तो फिर उसके लवाकिन जो है ना उनको मिलता है। तो ये एक मैंने थोड़ा सा ना वो क्वेश्चन थे दोस्तों के, तो मैंने कहा मैं क्लियर कर दूंगा किसी वक्त। मैं माज़रत चाहता हूँ, ये वक्त नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा काम का लोड है। तो और तारक साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे तो? राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ EOBI ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ जमा करवान, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बुक लगे, फार्म लगे, ये सारी तफसील थोड़ी जी दस दिओ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ राबता करन किस तरह करना? मैं आपको बताता हूँ। देखें इस तरह है, ये एप्लीकेशन नहीं, इनका एक फॉर्मेट है EOBI का ना, इनकी EOBI की साइट पे मौजूद है, उसको आप डाउनलोड करें, उस डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालें। उसके बाद इसमें इसकी फार्मेलिटीज़ हैं पूरी, कि उसके अंदर सारे पर्टिकुलर भरने हैं आपने कि कौन से इदारे में काम किया है, कितना अरसा काम किया है, क्या काम कर रहे थे, और आपकी जो है ना वो मिसिज़ कौन है, उसका क्या नाम है। अगर खुदा ना करे कल मिसहैप हो जाता है तो आपकी जगह जो है ना फिर आपकी मिसिज़ जो है ना उसको पैसे मिलने हैं, तो उसके पर्टिकुलर ये तमाम एक ना उसके अंदर डिटेल है, उसके अंदर उस डिटेल को आप फिल करें, और फिल करने के बाद उसमें तस्वीरें वगैरह भी लगनी है। अगर आपको पैसे मिलने हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन भी पूरी होनी चाहिए। दरख्वास्त से तो आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है कि दरख्वास्त दे दें आप और बस जो है ना वो दरख्वास्त पे हो जाएगा। तो उसको जो है ना आप EOBI की मुतलका जो है ना, जैसे उनकी ना एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इनकी लाहौर में बैठती है, एक इनकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है ना वो कराची में है, और एक इस्लामाबाद में है। तो इस्लामाबाद में गुजरात से आगे और फिर आगे KPK वगैरह जो है ना इस्लामाबाद डील करते हैं। इस तरह जो है ना कराची को सिंध वगैरह, बलूचिस्तान को कराची वाले डील करते हैं। इस तरह पंजाब लाहौर में जो है ना वो लाहौर वाले जो है ना वो डील करते हैं। तो इनके ऑफिस में ना, इनके डेस्क पे जाके ना इनका सिस्टम एक बाकायदा ना, उस
को आप जाके ना जो आपने इन्हीं की वेबसाइट से डाउनलोड किया है ना उसको करें, और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं पहले मैंने वो अपना जजमेंट है और जो मैंने ये बताया है इसको जो है ना आप वहाँ पे जमा कराएं। अगर तो वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन लगता है, अगर तो वो ले लेते हैं तो ठीक है ना, वो प्रोसीड करेंगे, फिर वो महकमे से पूछेंगे कि जनाब ये आपके पास मुलाजम रहा है नहीं रहा है या क्या सूरत हाल है। तो एक तो ये तरीका, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो फिर जो उनकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उनके सामने ना केस फाइल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे मैंने इस्लामाबाद में जाके उनको मैं बता के आया तो फिर उन्होंने जो है ना इसको तस्लीम किया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके राइट्स जो है ना वो अकर हो गए हुए हैं, बनते हैं बिल्कुल जो है ना। और मैंने पहले भी बताया था, मैं आज फिर दोबारा बता रहा हूँ कि PTCL ने एक केस फाइल किया EOBI के अंदर, EOBI की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने इस्लामाबाद में, और उन्होंने कहा कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट ने हमें कह दिया है कि एक 96 जितने मुलाजम हैं उनके तमाम के तमाम जो पैसे हैं ना वो हम जमा कराने के लिए तैयार हैं। तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो है ना वो 1 अरब और 8 करोड़ रुपए बनते हैं, तो वो हम जमा करा देते हैं। तो EOBI की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि हमें जो इतला मिल रही हैं उसके मुताबिक जो है ना इतने पैसे नहीं बनते, वो 3 अरब और कुछ अमाउंट बनती है। तो उन्होंने कहा जी आप उन मुलाजमीन का शो कर दें, बता दें कि कितने मुलाजम हैं, कौन कौन से, उनका बायोडाटा क्या है ना। अब किसी के पास बायोडाटा होता, कोई वहाँ पे परसू कर रहा होता, या वो बाद में भी कर दे या अब भी वो साबित कर दे, तो अल्टीमेट है जब वो साबित कर देगा कि वो मैं 96 में मुलाजम था, 97 में था, 98 में था, जब भी था, जैसे भी उसका है, तो फिर उसकी जो पेंशन है ना वो बनती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर दिया। तो अब ये सेटल नहीं होना है, ये अब जहन से निकाल दें कि ये दोबारा सेटल होना है, ये सेटल हो गया हुआ है, अब तो सिर्फ जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मरला है। तो ये साहब एक सवाल है, गुजरांवाला सियालकोट ਜਿਹੜੇ लोग ने वो इकट्ठे होके लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ आ के राबता करके मतलब मॉनीटर बना देन एक बंदे नूं कि तुसीं इत्थे आके कागज़ वगैरह जो भी जमा करवाने हैं, कोई उन्होंने मुश्किल पेश आती है वो तुहाडे कोल आ जान, तो मेरा ख्याल है कि जिहड़े सारे पेंशन है उन्होंने बड़ी सहूलत हो जाएगी। देखें बात यह है, मेरा रोल शुरू होगा अगर कोई ऑब्जेक्शन लगता है ना, जहाँ से ऑब्जेक्शन होगा फिर मैं जो है वो तो गल अलग हैगी है, लेकिन उन्होंने गाइड करने वास्ते। हाँ गाइड तो देखो मैं आज प्रोग्राम में भी कर रहा हूँ, गाइड मैंने पहले भी किया है, मिस गाइड हो जाते हैं दोस्त। तो मेरे प्रोग्राम को जरा ना आम की तरह ना देखा, आप आम की तरह ना देखा करें, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना आपको बताता हूँ तमाम चीज़ें। मैंने जो ये जजमेंट बता रहा हूँ, मैं पहले भी बताइए अभी फिर बता रहा हूँ, इसका जजमेंट का रेफरेंस नंबर जो है ना वो 2016 SCMR 1220 है, जिसमें जो है ना PTCL ने सुप्रीम कोर्ट में EOBI के ख़िलाफ़ जो है ना आखिरी अपील की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं जनाब आप जो है ना जाएं वहाँ पे EOBI के अंदर और तमाम मुलाजमीन के जो 196 से आपके पास थे उनके पैसे जमा कराएं। तो ये एक सेटल हो गया हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा राणा साहब, EOBI का जरा दफ्तर है अल्फला दे कोल हैगा? देखें लाहौर में ये जगह जगह इनके ऑफिस हैं। लाहौर में एक गार्डन टाउन में, टिप्पू ब्लॉक में, एक जो है ना ये अपना फिरदौस मार्केट में है, एक इनका यहाँ पे गड़ी शाव में है। तो ये इन्होंने एक सहूलत पैदा की हुई है कि जहाँ बंदे का जहाँ पे उसने काम किया था वो उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसको अब हम भूल जाते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। अब ये है कि जहाँ का बंदे का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, जहाँ बंदा रह रहा है ना, तो उसका मुतलका जो EOBI का ऑफिस लगता है ना वो उसके ऑफिस में जाए, तो वहाँ पे जाके ना ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो जमा करा। हर शहर च नहीं है, लाहौर जी ने सर, ये तकरीबन बड़े बड़े तमाम शहरों में है, तमाम शहरों, हाँ, गुजरांवाला में भी है, सियालकोट में भी है, होगा डेफिनेटली। लो जी राणा साहब ने क्लीयर कर दिता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई होर भी होवे ना ਤੁਹਾਡੇ ज़हन च सवाल साडे विचार पूछ सकते हैं। हाँ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ सकते हैं, टेलीफोन करके पूछ भी सकते हैं। ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। तो राणा साहब ਇਹਦਾ मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मालूमात देती है, ਇਹਨੂੰ प्रोग्राम पूरा देखा करो तो सब्सक्राइब भी करा करो। मैं देखो फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ आप दोस्तों से कि ये तारक रोमियो साहब का जो ये चैनल है
ये आपका अपना भाई है यार, आप इससे भी मोहब्बत नहीं करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आप हज़ारों की तादाद में हैं और कम से कम भी मेरा ख्याल है जो आपकी तादाद है, जो जिनके साथ तारक रोमियो साहब रिटायर हुए हैं ना, वो तकरीबन 25-30 हज़ार बंदे हैं। और 30,000 कम से कम 2-3 हज़ार बंदे तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार। ये क्या बात हुई ना, आपके कोई पैसे लग रहे हैं आप, हाँ आपका फ़ायदा है। जिस डिटेल में मैं आपको बताता हूँ ना, आप एक ज़हन बना लें, आप सोच लें, आप देख लें, आप समझ लें। कभी भी किसी ने इस तरीके से उस सेक्शन के तहत जो है ना, जहाँ पे आपका राइट बनता है, जिस तरह बनता है, वो कभी नहीं बताया। मैं इंशाल्लाह अल्लाह के मेरे आपको भी बताता हूँ। और मैं EOBI इस्लामाबाद के बड़े एग्जेक्टिव को मिला, तो मैंने जब उनको ये सारी चीज़ें डिटेल की, तो फिर उन्होंने वो खुद तस्लीम किया उन्होंने कि हमें आज से पहले नहीं पता था, हमारे इल्म में इस तरह नहीं था जिस तरह आपने जो है ना वो बताया है। तो ये इंशाल्लाह ताला राणा साहब ने सारा क्लीयर करता, डरन खौफ की कोई लोड़ नहीं, तुसी अपना हक आप लेना जे। ये प्रोग्राम देखोगे तो तुहानू मतलब ज़हन खुलेगा, पता चलेगा कि राणा साहब ने जिहड़ियां गल्लां कीतियां अज तक कोई भी नहीं, क्योंकि ये साबका जनरल सैकटरी रहे ने, इन्होंने पहले भी इस तरह ही आवाम वास्ते अपने जिहड़े मुलाजम सीगे महकमे दे उन्हां वास्ते सहूलत पे, हुण भी ये तुहाडे वास्ते आसानियां पैदा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है क्लीयर होई होनी गल, जींदे रहो तो वसदे रहो, तो ये प्रोग्राम अगे रोड़ो, मतलब अगे पहुँचाओ, हर बंदे शेयर करें इसको, जो है ना पूरा शेयर करें सही तरीके से। हर बंदा जो है ना वो देखें एक दूसरे के साथ मुंसलिक है और वो समझता है कि कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। अगर आप शेयर करेंगे ना तो बेसिकली तो आप अपने साथियों की, अपने भाइयों की जो है ना मदद कर रहे हैं, जिनके तक भी आवाज़ पहुँचेगी। अपनी कम से कम आवाज़ तो पहुँचाएँ, आप प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाएँ, आप अपना EOBI तक भी पहुँचाएँ। ये प्रोग्राम जो है ना इसको EOBI वाले भी देखेंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि वो देखें तो कम से कम उनको, जैसे मैं समझाया हूँ इस्लामाबाद में, तो लाहौर वालों को भी जो है ना EOBI वालों को समझ लग जाए कि किस तरह उनके बनते हैं ना। जी राणा साहब ने बड़ी सोहनी गल कर दी है, जींदे रहो ते वसदे रहो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।